हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन फर्स्ट लॉ। और ये है लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया क्या होता है ये देखते हैं। सबसे पहले इनर्शिया का मतलब ये होता है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो जब तक कोई बाहरी फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो रेस्ट में ही रहेगी, या फिर अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रही है तो जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो कांस्टेंट वेलोसिटी से लगातार मूव करती रहेगी। ठीक है। तो सबसे पहले इनर्शिया की डेफिनेशन लगते हैं। ठीक है। बॉडी अपोज अपोजेस टू चेंज इट्स बॉडी अपोजेस टू चेंज इट्स स्टेट आइदर रेस्ट और मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। मतलब लॉ ऑफ इनर्शिया इसकी डेफिनेशन है, कोई भी बॉडी है तो बॉडी जो अपोज करती है चेंज का, अपने स्टेट में चेंज का विरोध करती है। बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, या फिर मोशन में है अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से तो मोशन में ही रहेगी जब तक इस पर कोई बाहरी फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है। तो इसके लिए हम बात करते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी हो सकता है, इनर्शिया ऑफ मोशन भी हो सकता है, और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी हो सकता है। ठीक है। तो देखते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है। देखते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है इसको लिखेंगे नहीं, ऐसे ही समझेंगे। जैसे मान लो कि कोई बस खड़ी है और उसमें तुम बैठे हो, या फिर बस में कोई भी पैसेंजर बैठा है, और बस जब खड़ी है तो बस मतलब रेस्ट में है, और जो उसमें बैठा है वो भी तो बस के साथ साथ रेस्ट में है। ठीक। अब जैसे बस स्टार्ट होती है अचानक से, जैसे क्लच से पैर हटाया जाता है तो बस आगे की तरफ बढ़ती है और हम पीछे की तरफ खिंच जाते हैं, पीछे की तरफ खिंच जाते हैं। तो ये क्यों होता है? जैसे जब हम बस में बैठे हैं तो पूरी बॉडी रेस्ट में है, अचानक से बस जैसे आगे बढ़ती है तो बस के साथ जो बॉडी पार्ट कांटेक्ट में है वो बस के साथ आगे बढ़ जाता था, ऊपर का पार्ट जो होता है वो रेस्ट में ही रह जाता है, इसीलिए हम पीछे की तरफ खिंच जाते हैं। इसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्यों? पहले रेस्ट में था इसीलिए कह दिया इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। अच्छा, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है? जैसे मान लो कोई बस जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। ठीक है। बस कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो हम भी बस के साथ साथ मोशन में हैं। अब मान लो बस के आगे अचानक से कोई आ गया तो बस ड्राइवर ने जो है अचानक से ब्रेक लगाई, और जैसे ब्रेक लगाई तो हम आगे की तरफ आ जाते हैं, आगे की तरफ जो है झुक जाते हैं। आगे की तरफ क्यों झुक जाते हैं? क्यों? क्योंकि जैसे बस के साथ पूरा बॉडी पार्ट मोशन में था शुरू में, और जैसे ही बस रुकी तो बॉडी का जो पार्ट बस के कांटेक्ट में था वो तुरंत बस के साथ रुक गया, और ऊपर का पार्ट जो है चलता रहा कांस्टेंट वेलोसिटी से, इसीलिए हम आगे की तरफ आ जाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है। और तीसरा देखते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब ये होता है, जैसे मान लो कोई बॉडी जो है या बस कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, या मान लो जैसे बस हो या कार हो, जैसे कार में हम बैठे हैं और कांस्टेंट वेलोसिटी से वो चल रही है, सीधे रोड पे जा रही है, और अचानक से जब मोड़ आया था, मोड़ पर जब मोड़ते हैं, जब गाड़ी को मोड़ पे मोड़ते हैं तो हम बाहर की तरफ जो है झुक जाते हैं। तो बाहर की तरफ क्यों झुक जाते हैं? क्यों? क्योंकि बॉडी सीधे जा रही थी, तो बॉडी में सीधे जाने के लक्षण थे और अचानक से जो है डायरेक्शन चेंज कर दिया गया,
तो बाहर की तरफ जो है झुक जाते हैं, इसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, रेस्ट तभी होगा मतलब बॉडी पहले जिस कंडीशन में रही होगी उसी के हिसाब से नाम देंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मतलब ये हुआ कि बॉडी पहले रेस्ट में थी, मतलब जहाँ पर भी था पूरा सिस्टम पहले रेस्ट में था, अचानक से मोशन में आ गया तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, मतलब रेस्ट में रहने के लक्षण थे और एक्सटर्नल फोर्स लगने के कारण मोशन में आ गया तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ मोशन, इसका मतलब पहले मोशन में थे। ठीक है, पहले मोशन में थे और जब बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा जैसे ब्रेक लगी तो क्या हो गया, ये जो है मोशन से रेस्ट में आ गए, यानी कि इसको पहले मोशन में थे तो इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, जैसे एक्सटर्नल फोर्स लगने के कारण डायरेक्शन चेंज हो गई तो क्या कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन। ये होता है न्यूटन का पहला नियम। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं न्यूटन का दूसरा नियम। न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है, तो सेकेंड लॉ की बात करते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन का जो दूसरा नियम होता है ये होता है क्वांटिटेटिव होता है। ठीक है, ये क्वांटिटेटिव होता है तो इसके लिए पढ़ते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ। तो न्यूटन सेकेंड लॉ में होता है, इसकी डेफिनेशन सबसे पहले लिखेंगे। न्यूटन सेकेंड लॉ की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ये होता है न्यूटन का दूसरा नियम। इसको देखते हैं जरा, एफ बराबर लीनियर मोमेंटम को डी टी से लिख सकते हो। ठीक है, अपान डी टी। अच्छा, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, लीनियर मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो एफ बराबर डी टी अपान डी टी लिख सकते हैं। ये होता है न्यूटन का दूसरा नियम। अच्छा, इसको जरा मोमेंटम को लिखते हैं ओपन करके, तो मोमेंटम को लिख सकते हैं एम डी वी अपान डी टी। ठीक है, एम डी वी अपान डी टी। अच्छा, मास अगर कांस्टेंट है और वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है तो चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, क्या होता है, एक्सेलेरेशन होता है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं एम इंटू ये। ठीक है, तो एफ बराबर डी टी अपान डी टी या फिर एफ बराबर एम ए, ये क्या है न्यूटन का दूसरा नियम। ठीक है, तो इसको अलग से लिखते हैं जरा, एफ बराबर एम इंटू ये क्या होता है न्यूटन का दूसरा नियम। एक्सेलेरेशन को बाहर निकालो, ये बराबर क्या हो जाएगा एफ अपान एम। बात दरअसल ये है, अगर ये फोर्स कांस्टेंट रख दिया जाए मतलब सेम फोर्स लगाया जाए तो जो हैवी बॉडी होगी उसका एक्सेलेरेशन कम होगा, जो लाइटर बॉडी होगी उसका एक्सेलेरेशन ज़्यादा होगा। मतलब अगर फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलेरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, मास। ठीक है, हैवी बॉडी स्लो चलेगी और लाइटर बॉडी तेज चलेगी। ये हो जाएगा न्यूटन का दूसरा नियम। ठीक है, और इसको ये जो फोर्स होता है एफ बराबर एम ए, इसको हम चाहें तो और अच्छे से लिख सकते हैं ऐसे, एफ नेट बराबर एम टोटल, मतलब टोटल मास, नेट फोर्स बराबर टोटल मास इनटू एक्सेलेरेशन। ये बहुत काम आता है इसमें, अभी इसका बहुत गजब का यूज होगा। तो नेट फोर्स बराबर टोटल मास इनटू एक्सेलेरेशन, ये बहुत काम आता है इसमें। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसका काम क्या है। जैसे जैसे मान लो जब नेट बराबर टोटल मास इनटू एक्सेलेरेशन, इसका यूज क्या है, जैसे मान लो ऐसे देखो, एक ब्लॉक ये है, दूसरा ब्लॉक ये है, तीसरा ब्लॉक ये है। ठीक है, इस पर मान लो कोई फोर्स एफ बराबर 100 न्यूटन फोर्स इधर लगाया जा रहा है। ठीक है, इस ब्लॉक का मास ऐसे कितना मान लें, ब्लॉक का मास मान लेते हैं, इस ब्लॉक का मास हो जाएगा 3 kg। ठीक है, और इसका हो जाएगा 5 kg, इसका मान लो ऐसे 2 kg। ठीक है, सभी ब्लॉक का अलग अलग मास है और इधर 100 न्यूटन फोर्स लगाया जा रहा है।
अब हम पता करते हैं जरा कि यहाँ पर मान लो टेंशन ऐसे T1 है और यहाँ पर क्या है, टेंशन T2 है। तो T1 T2 दोनों निकालते हैं, ठीक है। आओ देखते हैं। जैसे सबसे पहले तो देखेंगे इन तीनों ब्लॉक का, मतलब एक सिस्टम है तीनों ब्लॉक का, तो इसका पूरे सिस्टम का एक्सेलेरेशन कितना होगा। तो एक्सेलेरेशन बराबर क्या होता है, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा कितना, 100 न्यूटन बराबर टोटल मास कितना दिया है 10 इंटू एक्सेलेरेशन ए। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझे क्या, यम बराबर यम इंटू ए, और यम कितना है 3 5 8 और 2 10, ठीक है। तो ये पूरे सिस्टम का एक्सेलेरेशन, मतलब पूरे सभी ब्लॉक का कॉमन एक्सेलेरेशन है। अब हम यहाँ पर देखेंगे टेंशन, तो यहाँ पर जो टेंशन होगा वो किसकी वजह से होगा। अगर मान लो ये दोनों ब्लॉक यहाँ नहीं होते तो क्या टेंशन होता, बिल्कुल नहीं होता। तो यहाँ पर देखते हैं टेंशन जो होगा इन दोनों ब्लॉक की वजह से होगा, तो इसके बाद का जितना मास है वो सब ले लेंगे। तो यहाँ पर T1 बराबर क्या हो जाएगा, टोटल मास इधर का जिसकी वजह से टेंशन है वो टोटल मास। तो इधर टोटल मास कितना है 5 और 2 7 7 इंटू एक्सीलेशन, तो सिस्टम का एक्सीलेशन 10 है, ठीक है। तो इधर का टेंशन कितना आएगा 70 न्यूटन, 70 न्यूटन, ठीक है। यहाँ पर जो टेंशन है वो किसकी वजह से है, यहाँ पर जो टेंशन है वो इस वाले ब्लॉक की वजह से है। अच्छा, इस वाले ब्लॉक की वजह से अगर टेंशन है यहाँ पर, तो देखते हैं इस वाले ब्लॉक का मास कितना है। तो यहाँ पर टेंशन T2 बराबर M2 है, मतलब ये वाला जो मास है 2 इंटू एक्सेलेरेशन कितना 10 यानी कि 20 मीटर। बात समझे क्या, इसका मतलब यही होता है। तो अच्छा ये बताओ सीधे सीधे, इस रस्सी में टेंशन कितना है 70 न्यूटन, और इस रस्सी में टेंशन कितना है 20 न्यूटन। तो 20 न्यूटन से इसको इधर खींचेगी और 70 से उसको उधर खींचेगा, तो इस पर नेट फोर्स की अगर बात करेंगे तो इस ब्लॉक पर जो नेट फोर्स लगेगा तो वो आ जाएगा कितना 50 न्यूटन। बात समझेगा। तो इसीलिए नेट फोर्स की बात करते हैं, अभी आगे भी चलेंगे तो और भी नेट फोर्स की बात करेंगे। जैसे नेट फोर्स का मतलब ये भी ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो कि ये कोई ब्लॉक है, इस पर इधर से 10 न्यूटन फोर्स लगाया जा रहा है, इधर से 15 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है। इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है और उधर से 15 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। इस ब्लॉक का एक्सेलेरेशन देखेंगे तो इस ब्लॉक का एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलेरेशन ए बराबर एफ नेट अपॉन टोटल ब्लॉक का मास, ब्लॉक का मास मान लो यम है। तो इस पर नेट फोर्स कितना आएगा, वेक्टर है तो 10 इधर से 15 उधर से, यानी कि 5 इधर को आएगा, तो यहाँ लिख देंगे नेट फोर्स 5 अपॉन टोटल मास यम, ठीक है। ये एक्सेलेरेशन आएगा। मतलब कुल मिला के जो यम बराबर एम में लिखते हैं, हमें सीधे ये याद रखना चाहिए कि जो ये होता है यफ होता है ये नेट फोर्स होता है, और यम क्या होता है टोटल मास होता है, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, ठीक है। इसको एक और भी, इसका एक और एग्जांपल लेते हैं जरा। जैसे हमने पुली वाला सिस्टम पढ़ा होगा, ये वाला, इस पे जैसे इसका मास मान लेते हैं कि m2 है, ठीक है। इसका मास कितना है m1। हमें इस रस्सी में टेंशन T1 निकालना है, मतलब ये रस्सी यहाँ से यहाँ तक गई है तो ये वाली रस्सी यहाँ से यहाँ तक आएगी, यहाँ पर भी ऐसे ही टेंशन होगा T1। इस वाली रस्सी की बात करें तो यहाँ पर टेंशन क्या आएगा T2। बात समझेगा। अब हम बात करते हैं कि दोनों टेंशन निकालेंगे और इसका एक्सेलेरेशन निकालेंगे। अच्छा, इसकी वजह से ये वाला नीचे जा रहा होगा ये एक्सेलेरेशन से, ये वाला ऊपर जा रहा होगा सेम एक्सेलेरेशन से। बात समझेगा। ये किसके कारण नीचे जाएगा, तो m2g, m2g, ठीक है। और ये वाला ऊपर जा रहा होगा, इस पे यहाँ नीचे फोर्स लगेगा m1g।
तुम जरा ये सोचो, ये जो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? m2 जी सपोर्ट कर रहा है, m1 जी अपोज कर रहा है, यानी कि दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट लगेंगे। इसको सीधा कर लो तो एक फोर्स उधर लगेगा, एक इधर लगेगा, जाहिर सी बात है। अच्छा, ऐसा दिख रहा होगा कि ये भी फोर्स नीचे, ये भी फोर्स नीचे, लेकिन है तो एक दूसरे के विरोध में ना। तो फिर ऐसे देख सकते हैं इसको। अब यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन निकालना है तो एक तो इक्वेशन बना के निकाल सकते हैं, एक अभी जो हमने बताया कि नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, उससे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तुम खुद सोचो, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रस्सी है और ये दो ब्लॉक हैं, इन दोनों में दोनों फोर्स एक दूसरे का विरोध करते हैं। कितने फोर्स लग रहे हैं? दो। एक तो ये, दूसरा ये, दोनों एक दूसरे का विरोध करते हैं। तो नेट फोर्स लिखो सबसे पहले m2 जी बड़ा माइनस छोटा, m2 जी माइनस m1 जी बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स, बराबर टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन। टोटल मास कितना है? m1 प्लस m2, तो सीधे सीधे लिख दो m1 प्लस m2 और इंटू एक्सेलरेशन कॉमन वाला, ठीक है। एक्सेलरेशन निकाल लो, ये बराबर क्या हो जाएगा? m2 माइनस m1 अपान m1 प्लस m2 और बाहर निकाल दिया जी, ठीक। एक्सेलरेशन आ गया, ठीक। अब इस एक्सेलरेशन से इसमें टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं, रस्सी में टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इस रस्सी में टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं तो T1 बराबर T2 बराबर क्या हो जाएगा? T2 बराबर हम लिख सकते हैं 2 T1। क्यों? क्योंकि ये T2 जो है किसके कारण है? ये T1 और ये वाला T1 दोनों के कारण है। 2 से गुणा कर देंगे तो ऊपर टेंशन मिल जाएगा। बात समझ में आ रही होगी उम्मीद है। ये वाला टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से, जैसे इसकी इक्वेशन बनाएंगे। पर हाँ, टेंशन कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? इक्वेशन बनाएंगे। तो टेंशन, एक इक्वेशन बना लेते हैं, m2g माइनस t बराबर m2a, ठीक है। यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू रख दो, या फिर ऐसा भी कर लो, t बराबर m2g माइनस m2, ये इस वाले एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये टेंशन निकल के आ जाएगा। वो जो टेंशन निकल के आएगा वो t बराबर क्या हो जाएगा? 2 m1 m2 g अपान m1 प्लस m2, ठीक है।